वेलकम टू द श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी की यूनिट 3 का चैप्टर 2 जिसका नाम है भूषण। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परिचय से। आप इसको इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं या फिर इनका जीवन परिचय भी बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने काफ़ी छोटा सा जीवन परिचय आप लोगों को दिया ताकि आपको याद करना ईजी हो। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, भूषण का रीतिकाल के कवियों में एक विशेष स्थान है। देखो रीतिकाल क्या था मैंने आपको बताया था। मध्यकाल को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ था, भक्तिकाल और रीतिकाल। तो जो रीतिकाल था उनके मुख्य कवि में एक भूषण का भी एक बहुत ज़्यादा विशेष स्थान है। भूषण को लंबा जीवन मिला था, यानी कि इनकी जो उम्र थी वो काफ़ी मतलब ज़्यादा थी। इन्होंने एक लंबा जीवन जिया था। इनका जो जन्म था वो 1613 में 1613 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1715 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था रतिनाथ और जन्म स्थान जो था इनकी जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, त्रिविक्रमपुर गांव, यानी कि इसको तिकवामपुर भी बोलते हैं, ठीक है ना। त्रिविक्रमपुर गांव या फिर तिकवामपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। एक अनुमान के अनुसार प्रसिद्ध कवि यानी कि चिंतामणि और मतीराम, ये जो 2 फेमस कवि हैं ये उनके भाई थे, ठीक है ना। यानी कि ये 3 भाई थे, भूषण, चिंतामणि और मतीराम। ओके। एक दिन भाभी के ताना देने पर उन्होंने घर छोड़ दिया और कई आश्रम में गए। यानी कि क्या हुआ, एक दिन उनकी भाभी ने उन्हें नमक के ऊपर ताना दिया था। मतलब इन्होंने नमक मांगा था तो इनकी भाभी ने बोला था जब कमा के लाओगे तब नमक मिलेगा। तो तब इन्होंने ये बोलकर अपना घर छोड़ दिया था कि जिस दिन कमा के लाऊंगा उसी दिन नमक खाऊंगा। तो फिर उन्होंने क्या हुआ था, इन्होंने घर छोड़ दिया था और बहुत सारे आश्रम में फिर ये चले गए थे रहने के लिए। मतलब ये एक के बाद एक आश्रम में रहते रहे। बाद में क्या हुआ, ये आश्रय प्राप्त करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के आश्रम में चले गए। यानी कि इन्हें सहारा किसने दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, और अंत तक ये वहीं रहे। अब बात करते हैं रचनाओं की, ठीक है ना। यानी इन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं, क्या माने, बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इनके 6 ग्रंथ माने हैं कि जो भूषण जी हैं इन्होंने 6 ग्रंथों की रचनाएँ की हैं। तो वो कौन से हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा और दूषण उल्लासा। ये ऐसे 6 रचनाएं हैं जो मानी गई हैं भूषण जी की। इनमें से जो ये शिवराज भूषण और शिवा बावनी और छत्रसाल दशक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इनके नाम आपको अगर एग्जाम में आपको भूषण के बारे में कुछ भी आता है तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ये वाली तीनों रचनाएं। अच्छा, एक बात आपको अभी बता देती हूँ। देखो यार, मैंने आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा था, तो ये जितने भी आपके कवि वगैरह है ना, इनसे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ईजी से ईजी कंटेंट दूँ ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से याद करके लिख सकें। लेकिन फिर भी देखो कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आता, मतलब वो इतनी हार्ड लैंग्वेज का यूज़ कर लेते कि आपको नहीं समझ आता कि मुझे एग्जाम में लिखना है क्या, मतलब पर्टिकुलर आंसर क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, डरना नहीं है। जो भी मैंने पूरा आपको किसी भी कवि के बारे में लिखवाया है आप एज इट इज़ लिखाओ, मतलब जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं आप वो सब लिखाओ। अगर आपका वो 10 नंबर का मतलब क्वेश्चन है तो आप चिंता मत करना, आपको 7 या 8 मार्क्स उस पर कन्फर्म मिलेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, वो पूछता ईजी चीज़ है लेकिन ऐसे टर्म्स यूज़ कर देता है कि आप लोगों को समझ नहीं आता, और या किसी क्वेश्चन को छोड़ने से अच्छा उसको अटेम्प्ट करना, तो टीचर को पता लगेगा कि हाँ बच्चे को इस चीज़ की नॉलेज है और वो आपको इस चीज़ के मार्क्स ज़रूर देगा। तो क्वेश्चन अगर इनसे रिलेटेड जो मैंने पढ़ाया अगर इस टॉपिक से थोड़ा भी बाहर आता है तो आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज़ आपको लिखे आना, उसका जीवन परिचय, रचनाएँ वगैरह, मतलब ये सब आपको लिखे आना है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, शिवराज भूषण जो है वो एक विशालकाय ग्रंथ है, यानी कि एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसके अंदर 385 पद्य हैं और इसे 1673 ईस्वी में यानी 1673 ईस्वी में लिखा गया था। अब बात करते हैं शिव बावनी में जो है 52 कविताएं, मतलब कि इसमें 52 कविताएं लिखी गई हैं जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, उनके पराक्रम आदि का वर्णन करती हैं। यानी कि इसके अंदर, इन कविताओं के अंदर शिवाजी महाराज की शौर्य, उनका पराक्रम, यानी कि वो कितने ज़्यादा शक्तिशाली थे, कभी किसी से नहीं हारे, मतलब इन सब का वर्णन किया हुआ है शिव बावनी में। नेक्स्ट आता है छत्रसाल दशक। तो देखो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 कविताएँ हैं। तो ये हो गई हमारी रचनाएँ जो भूषण जी द्वारा की गई थी। अब नेक्स्ट है हमारा भाषा, यानी कि भूषण जी मतलब अपनी उन काव्यों में, ग्रंथों में किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो भूषण ने अपने काव्य की रचना जो है वो ज़्यादातर ब्रज भाषा में की है और भूषण जो है वो सबसे पहले कवि है
जिन्होंने ब्रज भाषा को वीरता की कविता के लिए चुना, यानी कि अपनाया। तो यानी कि पहले क्या होता था, अगर किसी को भी वीरता से रिलेटेड कविता या फिर कुछ लिखना है तो वो ब्रज भाषा का इस्तेमाल ना करके दूसरी भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। लेकिन भूषण जी पहले कवि थे जिन्होंने ब्रज भाषा को अपनाया था। भूषण की ब्रज भाषा में उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का भंडार है। यानी कि देखो, जो भूषण जी ने ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया था उसके अंदर उर्दू, अरबी और फारसी और भी बहुत सारी भाषाएं थी जिनके शब्दों का इस्तेमाल किया गया। यानी कि ब्रज भाषा के अंदर इन भाषाओं के शब्दों को भी जोड़ दिया गया और फिर जो है उस भाषा को उन्होंने अपने काव्य में इस्तेमाल किया। जंग, आफताब, फौज आदि शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है। तो ये जो कुछ शब्द हैं, ऐसे ये वो शब्द हैं जिनका भूषण जी ने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है अपने काव्यों के अंदर। मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग बहुत सुंदरता से हुआ है। यानी कि उन्होंने मुहावरे और लोकोक्तियों का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। भूषण की भाषा बड़ी सशक्त और प्रभावमयी है। यानी कि भूषण की जो भाषा है वो काफ़ी सशक्त थी, मजबूत थी और प्रभावमयी, यानी कि बहुत प्रभावमय, मतलब कोई ऐसी नहीं लगती कि ये भाषा कुछ समझ नहीं आ रही क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावमयी भाषा है। अब हम बात करते हैं भूषण की राष्ट्रीय चेतना। ठीक है ना, ये टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगा था इसलिए ये टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए ऐड किया है। महाकवि भूषण राष्ट्रीय भावों के गायक हैं। अच्छा, पहले एक बात बता दें कि ये टॉपिक मुझे इतना इंपॉर्टेंट क्यों लगा और मैंने इसे क्यों ऐड किया। देखो, इससे पहले मैंने जितने भी मतलब आपको रीतिकाल के वो पढ़ाए, मतलब रीतिकाल के बारे में मैंने आपको बताया, उनमें से भूषण जी जो थे वो इकलौते ऐसे कवि थे जिन्होंने मतलब राष्ट्र के यानी कि देश के भावों को उजागर किया। इन्होंने वीरता के ऊपर जो बनाए काव्य बनाए, मतलब वीरता को केंद्र मानकर अपने काव्य बनाए। और राष्ट्रीय चेतना यानी कि राष्ट्र से रिलेटेड, मतलब राष्ट्र के बारे में जो सोचना था, ये सबसे पहले भूषण ने ही किया था। क्योंकि इनसे पहले जितने भी कवि थे वो सब क्या करते थे, जिस भी राजा के मतलब अंडर में रहते थे उन्हीं के बारे में सारी की सारी उन्हीं की तारीफ करते चले जाते थे। लेकिन भूषण इकलौते ऐसे कवि आए थे उस टाइम पे जिन्होंने अपने आश्रयदाता की तारीफ तो की, लेकिन उसके अलावा उन्होंने जनता पर भी ध्यान दिया कि वहाँ पर चल क्या रहा है हमारी, मतलब उस टाइम पे सामाजिक स्थिति कैसी थी, और मतलब राष्ट्रीय चेतना पर भी उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया है। तो इसीलिए मुझे इम्पोर्टेंट लगा ये। तो महाकवि भूषण राष्ट्रीय भावों के गायक है, यानी कि जो महाकवि भूषण है वो राष्ट्रीय भावों के गायक है। ओके, उनकी वाणी पीड़ित प्रजा के लिए एक आश्वासन है। यानी कि इनकी जो आवाज़ है वो पीड़ित प्रजा, यानी कि उस टाइम की जो पीड़ित प्रजा थी उनके प्रति एक आश्वासन है कि मैं मतलब ये उनकी तरफ से उनके दुखड़े सबके आगे लाते थे, मतलब कि क्या उन प्रजा पर क्या अत्याचार किए जा रहे हैं, प्रजा को क्या सहन करना पड़ता है, तो ये उनकी प्रजा की आवाज़ बन गए थे। ये इनका समय औरंगजेब के शासन का समय था। देखो, जब ये थे तो उस टाइम पे औरंगजेब का शासन चल रहा था। क्या चल रहा था? औरंगजेब का शासन। और जो औरंगजेब था वो बहुत ही ज़्यादा कठोर था और हिंदुओं के प्रति उसे नफरत थी, तो इसलिए उसने मतलब उसे जनता से दूर कर दिया था। तो क्या हुआ था, देखो औरंगजेब की कठोरता और हिंदुओं के प्रति नफरत ने औरंगजेब को जनता से दूर कर दिया था, जिसकी वजह से वो जनता के साथ कभी घुल मिल नहीं पाया और जनता उससे नफरत करती थी। जनता को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो जनता के ऊपर जो था अत्याचार करता था। संकट की इस घड़ी में भूषण ने दो राष्ट्रीय पुरुष, देखो अब जो मतलब औरंगजेब का जो ये संकट था इतना बड़ा, इस घड़ी में भूषण ने दो राष्ट्रीय पुरुषों, वो कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज या छत्रसाल के माध्यम से पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय भावना संचारित करने का प्रयास किया। तो इस संकट की घड़ी में भूषण ने दो राष्ट्रीय पुरुषों की मदद ली, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल। इनके माध्यम से भूषण ने पूरे राष्ट्र में, राष्ट्र यानी कि हो जाता है पूरा देश, ठीक है ना, तो पूरे देश में राष्ट्रीय भावना को संचारित करने की कोशिश की, यानी कि लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना को उजागर करने की कोशिश की कि मतलब लोग अपने राष्ट्र के प्रति उजागर हो सके, उनके अंदर अपने राष्ट्र के प्रति भावना आ सके। भूषण ने उस समय की जनता की आवाज़ को अपनी कविताओं का आधार बनाया है। तो भूषण ने क्या किया, उस समय की जो जनता थी उनकी आवाज़ को अपनी कविताओं का आधार बनाया, यानी कि इन्होंने अपनी कविताओं में उस समय की जनता की आवाज़ बनकर, मतलब उन जनता की आवाज़ बने हैं ये, जनता के ऊपर जो भी जुल्म किए गए, जनता ने जो भी सहा, तो इन्होंने अपनी कविताओं में उनको बहुत बखूबी दर्शाया है। इन्होंने स्वदेशानुराग, संस्कृति अनुराग, साहित्य अनुराग, महापुरुषों के प्रति अनुराग, उत्साह आदि का वर्णन किया है। तो देखो यार,
भूषण ने अपनी राष्ट्रीय चेतना दिखाने के लिए, मतलब उन्हें राष्ट्र के प्रति कितनी चिंता थी उन्हें, उसे दिखाने के लिए उन्होंने ये सब जो है अनुराग, इन सब का वर्णन किया है। तो अब एक एक करके इन टॉपिक्स को देख लेते हैं। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है। तो ये जो स्वेदाश अनुराग है, तो इसके अंदर आता है भूषण को अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था, तो उनकी दृष्टि पूरे देश पर थी, यानी कि उस टाइम पे जो देश था भारत पर, उनकी दृष्टि पूरे देश पर थी कि देश के अंदर क्या चल रहा है। उन्होंने देखा कि औरंगजेब जो है वो मंदिरों को तुड़वा रहा है, नष्ट कर रहा है, तो जो है उनके मन में विद्रोह उठा कि मतलब औरंगजेब ऐसा क्यों कर रहा है। उनको गुस्सा आया औरंगजेब पे। छत्रपति शिवाजी महाराज के माध्यम से उन्होंने अपनी वाणी प्रकट की। क्या किया? तो जो भूषण को गुस्सा आया था औरंगजेब के ऊपर, उन्होंने अपनी आवाज़ को छत्रपति शिवाजी महाराज के माध्यम से मतलब जनता तक पहुंचाया। और वो कैसे पहुंचाया उसका एक एग्जाम्पल मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ। तो देखो यार, उन्होंने अपने काव्यों में कुछ ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल किया, यानी ऐसे कुछ पद्यों का इस्तेमाल किया। देवल गिरावते फिरवाते निशान अली, ऐसे समय राव राने सबई गई लबकी, गोरा गणपति आए औरंग की दे किताब, अपने मुकाम सब मारी गई दबकी। तो उन्होंने कुछ ऐसे पद्य का, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया अपने मन की भड़ास को निकालने के लिए। किसके जरिए? छत्रपति शिवाजी के जरिए। अब हम देखते हैं संस्कृति अनुराग। तो देखो, भूषण ने संस्कृति का भी उपयोग जो है हिंदुओं का खोया हुआ बल दिलाने के लिए किया। तो क्या हुआ, उस टाइम पे जो संस्कृति थी, भूषण ने उसका इस्तेमाल किया हिंदुओं का खोया हुआ बल दिलाने के लिए। हिंदू जो थे उस टाइम पे अपना सारा बल खो चुके थे। हिंदू इतने ज़्यादा निराश हो चुके थे कि मतलब अब कुछ नहीं हो सकता। तो उनके अंदर जज्बा लाने के लिए, उन्हें हिम्मत दिलाने के लिए भूषण ने संस्कृति का इस्तेमाल किया था। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संस्कृति अनुराग। इन्होंने अनेक देवी देवताओं के कामों का उल्लेख किया कि हमारे देवी देवताओं ने कितने बड़े बड़े महान काम किए हैं, उन्होंने कैसे असुरों का विनाश किया है, मतलब एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने देवी देवताओं के। शिवाजी को धर्म व संस्कृति के उन्नायक रूप में अंकित किया गया है, यानी कि जो है भूषण ने शिवाजी को धर्म या फिर संस्कृति के उन्नायक, यानी जो इन्हें आगे बढ़ाता है, ठीक है ना, नायक के रूप में अंकित किया है। यानी कि इन्होंने अपने काव्यों में शिवाजी को धर्म और संस्कृति का नायक बताया है, ठीक है, कि मतलब जो शिवाजी है वो धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले शासक है। अब आता है साहित्य अनुराग। तो देखो, भूषण ने वेद शास्त्रों का भी गहन अध्ययन किया है, यानी कि जो भूषण थे उन्होंने हमारे जितने भी वेद शास्त्र थे उनको बहुत डीपली उन्होंने पढ़ा है। तो इन्होंने प्राचीन साहित्य के आधार पर, यानी कि जो हमारा पुराना साहित्य था, इसके आधार पर ही अपने काव्य की रचना की। यानी कि इन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं, जितने भी काव्य लिखे हैं, ग्रंथ लिखे हैं, तो उन्होंने उन्हें किसके आधार पर लिखा है? प्राचीन साहित्य के आधार पर। उनका साहित्य प्रेम उनकी राष्ट्रीय भावना का परिचायक है। तो देखो, उन्हें साहित्य से जो प्रेम था, यानी कि उनका साहित्य प्रेम जो है उनकी राष्ट्रीय भावना का परिचायक, यानी कि परिचय देने वाला है। यानी कि उनके साहित्य से जो प्रेम था उससे ये पता चलता था कि उनके अंदर राष्ट्रीय भावना कितनी ज़्यादा, वो अपने देश को लेकर क्या सोचते हैं, ये सब पता चलता था उनके साहित्य प्रेम से। यार देखो, थोड़ी सी लैंग्वेज टफ हो सकती है, बिकॉज आप लोग बीए में हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो मैं इतनी भी ज़्यादा इजी लैंग्वेज आप लोगों को नहीं पढ़ा सकती। तो थोड़े थोड़े जो टर्म्स यूज़ कर रही हूँ मैं डिफ़िकल्ट, मैं उसका मतलब आपको समझाती जा रही हूँ। तो यहाँ पे परिचायक का मतलब होगा जिस चीज़ से आपको परिचय मिले, यानी कि किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले। अब आते हैं महापुरुषों के प्रति श्रद्धा। तो देखो, भूषण ने अतीत और वर्तमान के, यानी कि उस टाइम के अतीत में और उस टाइम पे जितने भी महापुरुष थे उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की है, यानी कि वो उनके प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धालु थे, उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल बुंदेला का उल्लेख उन्हीं प्रसंगों में किया है जो राष्ट्रीय भावना से संबंधित है। यानी कि इसमें क्या पता चलता है, भूषण जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल बुंदेला का उल्लेख उन्हीं प्रसंगों में किया है, यानी कि उन्हीं मामलों में किया है जो राष्ट्रीय भावना से संबंधित थे, यानी कि हर जगह कर दिया। यानी कि इन लोगों को इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया कि इनके अंदर कितनी ज़्यादा राष्ट्रीय भावना है, ये अपने देश को लेकर कितना अच्छा सोचते हैं, जनता का कितना फ़ायदा करते हैं, ये सब। तो इसलिए इन्होंने इन दोनों को एग्जाम्पल बनाकर राष्ट्रीय भावना को दिखाया था। नेक्स्ट आता है अब हमारा उत्साह। तो भूषण के साहित्य में सजीवता, स्फूर्ति और उमंग का भाव है। सजीवता यानी कि ऐसा लगता है जैसे रियलिटी हो रही है, एकदम रियल बेस्ड लगता है। स्फूर्ति यानी कि जो तेजी में काम होता है, स्फूर्ति यानी कि तेजी, और उमंग का जो है वो भाव दिखाई देता है भूषण के साहित्यों में।
मुगलों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के संघर्ष का कवि ने उत्साहपूर्ण शैली में वर्णन किया है। यानी कि देखो, मुगलों के साथ जब छत्रपति शिवाजी महाराज का युद्ध हुआ था, जब संघर्ष चल रहा था, तो कवि ने उस संघर्ष को बहुत ही ज़्यादा उत्साहपूर्ण शैली में बताया अपनी काव्यों के अंदर। यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड तरीके से बताया कि क्या क्या हुआ था ये सब। और क्यों बताया? ताकि जो भी लोग उनके काव्यों को पढ़े, उनके अंदर राष्ट्रीय भावना जाग सके। तो देखो, भूषण का जो काव्य था वो राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत था, यानी कि पूरी तरीके से भरा हुआ था। और वे सच्चे मायने में राष्ट्रीय भावना के कवि है, क्योंकि ये इकलौते ऐसे कवि थे उस टाइम पे जिन्होंने राष्ट्रीय भावना के बारे में सोचा था। अब हम बात करते हैं साहित्य में स्थान, यानी कि भूषण जी का साहित्य में क्या स्थान है। तो महाकवि भूषण का हिंदी साहित्य में एक बहुत ही विशिष्ट स्थान है, यानी कि एक बहुत ही अलग दर्जा है इनका। वे वीर रस के अद्वितीय कवि थे, यानी कि एक ऐसे कवि थे ये। देखो, अद्वितीय का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो, अद्वितीय, ठीक है ना। यानी इनके जैसा दूसरा ऐसा कोई नहीं था जिसने वीर रस का बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया था। इन्होंने वीर रस का इस्तेमाल करके वीरता से रिलेटेड इतने अच्छे अच्छे काव्य लिखे कि आज तक इनके जैसे काव्य कोई नहीं लिख पाया है। रीतिकालीन कवियों में वे पहले कवि थे जिन्होंने राष्ट्रीय भावना को प्रमुखता प्रदान की। देखो, रीतिकालीन कवि जो थे, मतलब रीतिकाल के जितने भी कवि थे, उनमें ये सबसे पहले कवि थे जिन्होंने राष्ट्रीय भावना को प्रमुखता दी थी। यानी कि इन्होंने राष्ट्रीय भावना को मेन रखा था अपने काव्यों में, कि मतलब जनता को राष्ट्रीय भावना के बारे में कैसे उनके अंदर राष्ट्रीय भावना भरी जाए, अपने देश से रिलेटेड उनको कैसे मोटिवेट किया जाए। तो ये पहले कवि थे। इन्होंने अपने काव्य द्वारा असहाय हिंदू समाज को वीरता का पाठ पढ़ाया। यानी कि उस टाइम पे जो हिंदू समाज असहाय हो गया था मुगलों के आक्रमण के कारण, उनके मतलब जो वो उन्हें प्रताड़ित करते थे उसके कारण, तो उन्होंने अपने काव्यों के द्वारा उनको वीरता का पाठ पढ़ाया था। और निसंदेह वे राष्ट्र की अमर धरोहर है। यानी कि निसंदेह, यानी कि बिना किसी शक के, निसंदेह यानी कि जिस पर कोई शक ना किया जा सके, तो वो हमारे देश की अमर धरोहर है। कौन? भूषण जी। और भूषण जी के जितने भी काव्य हैं वो हमारे देश के लिए एक अमर धरोहर है। देखो, अब हम बात करते हैं भूषण के कवित्व का प्रतिपाद्य। यानी कि अब जो भूषण जी ने जितने भी पद्य वगैरह लिखे हैं, अब हम एक एक करके उन्हें पढ़ेंगे। तो देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं पद। यानी भूषण ने जितने भी पद लिखे हैं, अब हम उनके कुछ एग्जाम्पल्स, मतलब उनमें से कुछ पद पढ़ने वाले हैं। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने जो शॉर्ट में लिखा है, यानी कि जो उनके पद थे मैंने उनको यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट में क्यों लिखा है? ताकि आप लोगों को याद करने में ईजी हो। अब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और अब आप पूरा बड़ा याद करोगे तो आपको याद नहीं हो पाएगा। तो आपके लिए ईजी हो इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। बट आपको अगर इससे समझ नहीं आता है तो मैंने आप लोगों के लिए इन्हीं को पूरा बड़ा भी लिख दिया है, यानी कि जो पूरा पद था उसको एज इट इज़ फिर लिख दिया है। तो अगर आपको ये कॉपी करना है यहाँ से तो वीडियो को स्टॉप करके आप इसे कॉपी कर सकें, ठीक है। हमारा पहला पद क्या है? गरुड़ को दावा जैसे नाग। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, दावा शिवराज को। तो अब ये पूरा हमारा पद क्या है? गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नागजू पर सिंह सरताज को, दावा पुरहुत को पहारन के कुल पर, दावा सबई पच्छिन के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूरब पछा देश दक्षिण से उतार लो, जहाँ पाता सही तहाँ दावा शिवराज को। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पद था। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं आपको वो समझा देती हूँ। तो देखो, इसका मतलब है, कवि कहता है कि जिस प्रकार नागों के समूह पर, यानी कि जो सांप होते हैं उनके समूह पर गरुड़ भारी पड़ता है, आप लोगों को पता होगा गरुड़ जो होता है वो सांपों को खाते हैं, जैसे हाथियों के समूह पर शेर भारी पड़ता है, ठीक वैसे ही पहाड़ों के समूह पर इंद्रराज भारी पड़ते हैं। कौन पड़ते हैं? यानी पहाड़ों के जितने भी समूह होते हैं उन पर इंद्रराज भारी पड़ते हैं। और पक्षियों के समूह पर बाज भारी पड़ता है। ऐसे ही पूरी पृथ्वी पर फैले अंधेरे को, यानी कि पृथ्वी पर जो अंधेरा फैला हुआ है उसको खत्म कर सूर्य अपना परिचय देता है, यानी कि पृथ्वी के फैले अंधेरे पर सूरज भारी पड़ता है। ठीक उसी तरह पूरब से पश्चिम तक तथा उत्तर से दक्षिण तक, यानी पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक जितने भी राजा महाराजा या फिर बादशाह हैं उन पर शिवाजी बहुत भारी पड़ते हैं। तो यहाँ पे भूषण जी ने शिवाजी जी का जो है मतलब बखान बखेर दिए कि मतलब ये कितने ज़्यादा शक्तिशाली हैं ये सब, और चारों तरफ उनका ही अधिकार दिखाई देता है। तो इस वाले पद्य में हमें शिवाजी जी के बारे में कुछ बातें पता चली हैं, जो उन्होंने उनका
बखान बखेरा, उनकी तारीफ़ की और किस तरीके से किया वो भी आप देख सकते हो। मतलब जिस तरीके से सांप के समूह पर गरुड़ भारी पड़ता है, हाथियों पर शेर भारी पड़ता है, पक्षियों पर बाज भारी पड़ता है, फैले अंधेरे पर सूर्य भारी पड़ता है, पश्चिम से उसी तरीके से पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जितना भी जगह है मतलब जहाँ के भी मतलब जितने भी राजा महाराजा और बादशाह उन सब पर शिवाजी भारी पड़ते हैं। तो इसमें ये बोला गया। नेक्स्ट है हमारा साजी चतुरंग सैन पारावारियो हालत है। तो अब इसको मैं आपको अब कंप्लीट दिखा देती हूँ कि पूरा क्या है। तो देखो ये है हमारा साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बेहद नागारन है, नदी नद मद गैवरन के रालत है, एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उछलत है, तारा सो तलनी धुरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यो हालत। तो ये जो हमारा पूरा कंप्लीट पद्य है इसका मतलब क्या, अब मैं आपको वो समझा दें। तो देखो इसमें कवि कहता है, मतलब कवि भूषण कहते हैं, जब ज़्यादा उत्साहित होकर यानी कि ज़्यादा एक्साइटेड होकर शिवाजी की सेना जो है युद्ध को जीतने के लिए चलती है, तो उसके चलते समय युद्ध के नगाड़ों की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि वो चारों दिशाओं में फैल जाती है। यानी कि जब शिवाजी जी की जो सेना थी वो युद्ध लड़ने के लिए जाती है तो उस टाइम पे नगाड़ों को जो है बजाया जाता है और उनकी आवाज़ इतनी तेज़ हो जाती है कि वो हर दिशा में सुनाई देती है। उनके हाथियों से जो तरल पदार्थ निकल रहा है यानी कि हाथियों का जो लिक्विड वेस्ट होता है, ठीक है ना, यहाँ पे उसकी बात बोली गई है। लिक्विड वेस्ट में अब उनका वही सब आ जाता है, मल मूत्र वगैरह, ठीक। तो हाथियों से जो तरल पदार्थ निकल रहा है वो इतना है कि वो नदी नालों का रूप ले रहा है, यानी कि वो नदी नालों की तरह बन चुका है, इतना ज़्यादा पदार्थ निकलता है। वह चतुरंगी सेना का यानी कि यहाँ पे जो चतुर सेना है चारों तरफ फैल गई है। सेना के चलने से इतनी धूल उड़ रही है कि सूरज भी तारे जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? तारे जैसा, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल हो गई है उस सूरज में, मतलब उस धूल में सूरज नहीं दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा तारे की तरह दिखाई दे रहा है। शिवाजी की विशाल सेना, जो इतनी बड़ी सेना, उसके चलने से पृथ्वी इस प्रकार डोल रही है, यानी कि इस तरीके से हिल रही है जैसे परात में रखा हुआ परा। अब देखो यार ये परा यहाँ पे क्या बोला है ये मुझे नहीं समझ आ रहा, बट मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देती हूँ। जैसे कि समझो परात में रखा हुआ कोई भी चीज़, जैसे कि नारियल ले लो, लड्डू ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। जब आप उसे परात में रख देते हो, परात हिलती है तो क्या होता है, वो हिलता है, लुढ़कता रहता है इधर से उधर, इधर से उधर। तो ठीक उसी तरीके से पृथ्वी डोल रही है, मतलब शिवाजी की जो सेना है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। इस वाले पूरे पद्य में शिवाजी की सेना का जो है भूषण जी ने बताया है कि उनकी सेना कितनी ज़्यादा ताकतवर है, उनकी सेना के बारे में बताया है। नेक्स्ट आता है अब हमारा प्रेतनी पिशाचरु निशाचर शिवा नरेश भ्रुकटु चढ़ाई है। अब देखो यार आपके लिए अब मैं इसको भी पूरा बता देती हूँ क्या है। प्रेतनी पिशाचरु निशाचर निशाचरी हूँ, मिली मिली आपस में गावत बधाई है, भैरव भूत प्रेत भूरी भूदर भयंकर से, जुथत जुथत ज्योतिनी जमात जुरू आई है, किलकी किलकी कई कुतूहल करती काली, डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है, शिवा पूछई शिव सो समाज आजू कहाँ जली, काहू पे शिवा नरेश भ्रुकटु चढ़ाई है। तो ये हमारा पूरा पद है। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। तो इसमें जो है कवि कहते हैं कि शिवाजी की सेना को जाते हुए देखकर, यानी कि शिवाजी की जब सेना युद्ध लड़ने जाती है तो उनको देखकर पार्वती जी शिव जी से पूछ रही हैं कि आज आपकी भूतों की, पिशाचों की, राक्षसों की टोली कहाँ जा रही है, आपके जो भूत प्रेतों की टोली है ये कहाँ जा रही है। वे कहती हैं लगता है आज फिर शिवाजी नरेश किसी पर गुस्सा किया है, यानी कि इनको किसी पर गुस्सा आया है। सब भूत पिशाच एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। अब सोचो क्यों बधाई दे रहे हैं, क्योंकि देखो अब क्या होगा, शिवाजी की सेना जा रही है, लड़ाई होगी तो लोग मरेंगे, खून खराबा होगा, तो क्या होगा, भूत प्रेत पिशाच निशाचर इन सबको खाने के लिए बहुत सारा खाना मिलेगा। तो इसीलिए वो सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और आज वो सब जो है टोली बनाकर कहीं जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पर लड़ाई लड़ी जा रही है। तो वो सब जो है एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब युद्ध होगा जिससे रक्तपात यानी खून खराबा होगा और भूत प्रेत आदि को भरपूर भोजन मिलेगा। इसलिए ये सब जो है एक साथ कहीं जा रहे हैं और शिवाजी के शत्रु का जो भयंकर संहार होने वाला है, यानी कि वो अपने शत्रुओं को बहुत बुरी तरीके से ख़त्म करने वाले हैं, इसलिए ये सब खुश हो रहे हैं। इस पद के अंदर यही बोला गया है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका ये वाला जो चैप्टर था। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।